अब तक खानपुर की दास्तान में हमने जाना कि किस तरह अल्लू अफगान को जहांगीर बादशाह ने खानपुर की जागीर अता की थी, जिसके बाद अल्लू अफगान के वंशजों ने खानपुर रियासत को बढ़ाया। एक लंबे अरसे तक खानपुर ही बाराबस्ती का केंद्र रहा। फिर दौर आया 1857 का। 1757 में पलासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे भारत पर अपने पंजे गाड़ दिए थे। दिन प्रतिदिन जुल्म बढ़ता जा रहा था। आम हिंदुस्तानी के खून पसीने की कमाई को अंग्रेजी हुकूमत निचोड़ रही थी। धीरे धीरे भारतवासियों में आजादी की ज्वाला भड़कने लगी। लोग संगठित होने लगे। वो वक्त करीब आने लगा जब पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तानियों ने बगावत का परचम बुलंद किया। इस किस्से की शुरुआत में ही इसके पात्रों के बारे में जान लेते हैं। खानपुर के करीब ही एक रियासत थी मालागढ़, जिसके वाली नवाब वलीदाद खान हुआ करते थे। नवाब वलीदाद खान उस वक्त के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के करीबी रिश्तेदारों में थे। इतिहास में दर्ज है कि नवाब वलीदाद खान की भांजी या भतीजी की शादी मिर्जा जवान बख्त से हुई थी, जो कि बहादुर शाह जफर और जीनत महल के इकलौते बेटे थे। साथ ही नवाब वलीदाद खान के खानपुर रियासत के साथ भी बहुत करीबी ताल्लुक थे। उस वक्त खानपुर अब्दुल लतीफ खां की हुकूमत में था। तकरीबन 225 गांव खानपुर रियासत के अंदर आते थे। अब्दुल लतीफ खां के चाचा आजम खान थे। आजम खान, जो कि नवाब वलीदाद खान के डिप्टी कमांडर रहे खुर्जा में। अजीम खां के बेटे हुए हाजी मुनीर खां साहब, जो 1857 की जंग आजादी में क्रांतिकारियों के कमांडर रहे। आजम खां साहब को वलीदाद खां साहब ने खुर्जे की जिम्मेदारी दी थी और ये कहा था कि आप यहाँ से पैसा, यहाँ से रसक इकट्ठा कर कर हमें भेजो। खुर्जे की कमांड में आजम खां रहे और उन्होंने वहाँ पर वहाँ के लोगों को हमवार करा कि हमें अंग्रेज़ों से लड़ना है और वहाँ पर एक फ़ौज की भी वो करी उन्होंने। आजम खां रोहिलखंड जा रहे थे, तभी एक पुलिस ऑफिसर था जिनका नाम था खुशीराम। उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और तारीख़ में ये चीज़ दर्ज है जो बहुत अहमियत रखती है कि बहुत कम लोगों पर मिलिट्री एग्जीक्यूशन हुआ है, मिलिट्री कमीशन हुआ है। आजम खां साहब उसमें से एक हैं जिन पर हिंदुस्तान के अंदर मुकदमा चलाया गया और उसके बाद उन्हें फांसी हुई। उनके इकलौते बेटे हाजी मुनीर खां साहब, जो कि वॉज द मेन कमांडर्स ऑफ द रेवोल्यूशनरीज ऑफ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, और उनके साथ इस्माइल खां साहब थे, जिन्होंने सेकंड बैटल, जो बहुत ही मशहूर तारीख़ में जिसका बहुत जिक्र मिलता है, बहुत गज़ेटर्स में और किताबों में वो चीज़ दर्ज है कि हाजी मुनीर खां साहब ने सेकंड बैटल में अंग्रेज़ जो थे वो गुलाउठी पर कब्ज़ा कर कर बुलंदशहर पर कब्ज़ा करना चाह रहे थे। उसी से ही पहले वलीदाद खां साहब ने अपने दो मेन कमांडर्स इस्माइल खां और हाजी मुनीर खां साहब को वहाँ भेजा और उन्होंने वो जो पुल है उससे पहले एक पिकेट बनाई और उनका मकसद ये था कि हम अंग्रेज़ों को जाने से पहले यही ख़त्म कर देंगे। लेकिन कुछ जासूसों ने वहाँ पर ख़बर दी और वहाँ पर तारीख़ में ये चीज़ लिखी गई है कि हाजी मुनीर खां और इस्माइल खां के चेहरे पे बहुत गहरे ज़ख़म आए थे। लेकिन हाजी मुनीर खां और इस्माइल खां वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ से फ़रार हो जाते हैं और फिर आगे वो डाक बंगलों में आग लगाते हुए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हाजी मुनीर खां साहब वलीदाद खां साहब के साथ गंगा पार कर कर खान बहादुर खां रोहिला, हाफिज़ रहमत खां साहब के पोते के साथ जंग में हिस्सा लेते हैं। वो वहाँ नेब कोतवाल के ओहदे पर भी फायज रहे, जो खान बहादुर खां साहब ने उन्हें दिया था, और उन्होंने कचला घाट पर भी अंग्रेज़ों से जंग लड़ी। उसके बाद वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जहां एक तरफ आजम खान और हाजी मुनीर खान ने मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था, वहीं दूसरी तरफ अब्दुल लतीफ खां पीछे से इस पूरे गदर को संभाले हुए थे। चाहे वो क्रांतिकारियों को मदद और रसद पहुंचाना हो या फिर खानपुर किले में क्रांतिकारियों को पनाह देना, अब्दुल लतीफ खान इस सब में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे थे। खुद मालागढ़ के नवाब वलीदाद खान साहब ने भी खानपुर किले में पनाह ली थी। आजम खां साहब के भतीजे अब्दुल लतीफ खां साहब वो कुछ अलग तरीके से लड़े। अब्दुल लतीफ खां साहब कभी जंग में
शामिल ना होकर उन्होंने पीछे से वार कायम रखे। अब्दुल लतीफ़ खां साहब ने बहादुर शाह जफ़र को रसक भेजी, यहाँ से फ़ौजें गईं और उन्होंने यहाँ के जो जितने भी क्रांतिकारी थे ज़िला बुलंदशहर के, क्योंकि खानपुर was a place where revolutionaries used to gather, who took shelter। उसमें जो लीडिंग थे who was नवल सिंह गुजर, एमन गुजर एंड द पठान्स ऑफ बाराबस्ती, जिनका एक बहुत बाराबस्ती के नौजवान उस टाइम पर बहुत शमूलियत इख्तियार कर रहे थे। और उसकी वजह ये थी सिर्फ कि खानपुर वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ बाराबस्ती। तो वो अब्दुल लतीफ़ खां के यहाँ खानपुर में जाते थे और उस किले के अंदर पनाह लेते थे। अब्दुल लतीफ़ खां साहब ने अंग्रेज़ों को पैसा देने से मना कर दिया था और उसके बाद उन्हें मिलिट्री कमीशन के तहत ही वॉज ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड एंड वॉज सेंटेंस्ड टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर हिज नेचुरल लाइफ, जिसे हम उर्दू में कहा जाए कि वो काला पानी जिसे हम कहते हैं, उन्हें वहाँ की सज़ा हुई। इस कहानी में एक बड़ा नाम मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का भी आता है, जो उस वक्त जहांगीराबाद के वाली हुआ करते थे। मुस्तफ़ा खान शेफ्ता मिर्ज़ा गालिब के समकालीन शायर थे। जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ खुलकर सामने आए थे, जिसके बदले अंग्रेज़ों ने उन्हें मेरठ की एक जेल में कैद कर दिया था। आज उसी जेल को हम मुस्तफ़ा कैसल के नाम से जानते हैं और वो आज भी मेरठ में मौजूद है। कि 1857 के उन्हीं दिनों के अय्याम एक बहुत ही हिस्टोरिकल वाक़या होता है कि नवाब मुस्तफ़ा खां who was a contemporary of Mirza Ghalib was expelled out from his fort in जहांगीराबाद। मुस्तफ़ा खां शेफ्ता हस्ब मामूल खानपुर आए और उन्होंने वहाँ उनसे मदद मांगी। उसकी वजह ये थी कि बहादुर शाह जफ़र के वो बहुत करीबी थे और उन्हें ऐसा लगता था कि खानपुर ही एक ऐसा रियासत है जो उन्हें मदद कर सकती है। उसके बाद हाजी मुनीर खां साहब हाथी पर सवार होकर और बाराबस्ती के पठानों को एक दस्ता लेकर वहाँ जाते हैं जहांगीराबाद पर, और ठाकुर भीम सिंह से एक फिरोशियस बैटल होती है, खूनरेज़ जंग होती है, जिसके अंदर ठाकुर भीम सिंह पस्त होता है और उसे हाजी मुनीर खां साहब वापस खानपुर लाते हैं और उससे माफ़ी मंगवाते हैं। एंड नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता वॉज रीस्टैब्लिश्ड एट हिज जहांगीराबाद स्टेट। तो जब लतीफ़ खां के ऊपर ये मुकदमा, ये ट्रायल एग्जीक्यूट हुआ, तो उस मुकदमे के अंदर एक उसमें चार्ज ये था कि जब हुकूमत अंग्रेज़ों की थी तो आपने कैसे उसे पकड़कर दोबारा से छोड़ दिया। न सिर्फ अंग्रेजों ने अब्दुल लतीफ़ खां को काला पानी की सजा सुनाई, बल्कि उनके पूरे परिवार को खानपुर से निकाल भी दिया। इसके बाद ये परिवार वापस उसी जगह आ पहुंचता है जहां से पठानों ने शुरुआत की थी, अपने पुराने गांव बसी बांगर। उसके बाद जहाँ ये गांव में आए, जिसे हम बसी बांगर के नाम से जानते हैं, जो शेख ईसा खां अफ़गान साहब ने आबाद करा था दौरे जहांगीर में, वो एक 4 बुर्जी गढ़ी जिसे आप कह सकते हैं। इट वॉज अ स्मॉल काइंड ऑफ मड कैसल और समथिंग। उसमें अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि ये एक कुछ किला नुमा चीज़ है, तो इसके 2 बुर्ज तोड़ दिए जाएं। इसके 2 मकसद थे। पहला मकसद कि इन्हें ये ना लगे कि दे आर सेफ नाउ। दूसरा मकसद कि इन्हें अब ये ना लगे कि वो अब भी किले में रहते हैं। तो उन्हें स्पिरिचुअली एंड मेंटली एंड फाइनेंशियली उसने तोड़ दिया गया। अंग्रेजों का ख्याल था कि ये इस परिवार की परंपरा का खात्मा हो गया है, लेकिन ये एक नई शुरुआत थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस उसका रुख बदल गया। 1851 में हुआ यूं कि अब्दुल लतीफ़ खान, जो खानपुर के हाकिम थे, उनकी 2 बहनों खानजादी बेगम और मरियम बेगम ने जायदाद में अपना हक मांगा था, जिसका मुकदमा अदालत में दायर किया गया था। लेकिन 1857 की जंग की वजह से उस मुकदमे में विलंब न रही और सन 1872 में उस मुकदमे में आखिरी सुनवाइयां हुई। फैसला आखिर ये होता है कि इन्हें 5 गांव इनकी मर्जी के दिए जाएंगे, लेकिन ये गांव केवल उन्हीं की संपत्ति होगी। उनके बाद सरकार इसको जब्त कर लेगी, लेकिन वो इस बात से असहमत होती हैं और 5 गांवों को उनके परिवार की संपत्ति के तौर पर ही ग्रहण करती हैं। 1890 ये 1889 में अब्दुल कादिर खां, जो हाजी मुनीर खां साहब के बेटे थे,
ही वेंट टू लंदन और उन्होंने वहाँ पर ही बिकेम अ बैरिस्टर बार एट लॉ, और उन्होंने एक गांव बेचा था उस ज़मींदारी स्टेट में से। उस गांव का नाम था भड़काऊं, जो उन्होंने शाह मोहम्मद खान साहब को बेचा था। और वो लंदन जाते हैं और मिडिल टेम्पल से वो अपनी कानून की जो पढ़ाई है वो पूरी करते हैं, और गालिबन 1900 में वो वापस आते हैं। और उसके बाद उनके बेटे, ही वॉज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ डिप्टी कलेक्टर, और उनके जो छोटे भाई थे अब्दुल कादिर खान साहब के, ही वॉज अ नंबरदार, हिज नेम वॉज अब्दुल गफूर खां। उनके एक भाई थे, ही वॉज अ हाजी, हिज नेम वॉज अब्दुल शकूर खां। और स्पिरिचुअली फैमिली इतनी कनेक्टेड थी कि अब्दुल लतीफ़ खां की जो कोलेटरल फैमिली थी, जिनकी जो हवेली है वो इसके जुनूब में है, उसमें हाफिज़ भी हुए, आप ही देखें। हिज नेम वॉज हाफिज़ अब्दुल्ला खां, जिनके फिर बेटे हुए एहसानुल्लाह खां साहब। ही वॉज ऑल्सो अ ज़मींदार, अ बिग ज़मींदार। और हाजी मुनीर खां साहब के बेटे ही भी हाफिज़ हुए, हिज नेम वॉज हाफिज़ अब्दुल रहमान खान साहब। और इसी तरीके से इस ख़ानदान की जो लेगेसी आप कहें तो इस तरीके से बरकरार रही। दूसरी तारीख की और बड़ी अहमियत की बात यह है कि अब्दुल कादिर खान साहब ने, अगर तारीख की अहमियत से देखें तो उनके क्लास फेलो मिडिल टेम्पल में जो थे वो थे हुसैन बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि सर बदरुद्दीन तैयब जी के बड़े बेटे, यानी कि सुरैया तैयब जी, जिन्होंने हिंदुस्तान का फ्लैग बनाया था, उनके भाई। और उत्तम चंद देवचंद पारिक, जिन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार बापू का लक़ब दिया था। ये उनके क्लास फेलोज थे जो उनके साथ मिडिल टेम्पल में मौजूद रहे। अब साल 1942 आ चुका होता है। अंग्रेजों की जड़ें अब हिंदुस्तानियों ने खोखली कर दी थीं। ऐसे में ब्रिटिश सरकार का दिया बुझने से पहले आखिरी बार भभक रहा था। जगह जगह से वो क्रांतिकारियों को उठाकर जेल में बंद कर रहे थे। तभी एक खबर के चलते अंग्रेजी फौज आती है और बसी गांव को सीज कर लेती है। 1942 में मेरे दादा जनाब सईदुर रहमान खान साहब, खाकसार अल्लामा मशरक़ी, जिन्होंने नेताजी से काफ़ी पहले एक बहुत बड़ी फ़ौज कायम करी थी, जिसे हम खाकसार जानते हैं, उसमें बाराबस्ती के भी दीगर लोग शामिल थे। बहरहाल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जाती है कि बसी की इस गढ़ी के अंदर बहुत असला, बहुत चीज़ें मौजूद हैं, एंड ही इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन इस गांव के अंदर। तो आर्मी इस गांव को कैप्चर कर लेती है और वो पकड़े जाते हैं, उनके साथ हथियार पकड़े जाते हैं, और ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन बुलंदशहर जेल। बुलंदशहर कारागार के अंदर वो बंद रहते हैं गालिबन 6 महीने या 1 साल। और उसमें दूसरी जो फैमिली बंद होकर आती है, वो आती है एक दूसरी नोबल फैमिली, जिसका नाम था कादरी बाग, जो एक नोबल फैमिली थी। उसमें शाह महमूद आलम खान साहब, और ये दोनों एक ही बैरक में बंद होते हैं, और वहाँ से फिर इन दोनों की दोस्ती शुरू होती है। यही सईदुर रहमान खान साहब जब रिहा होते हैं और आज़ाद हिंदुस्तान की फिजा में सांस लेते हैं, तभी अपने गांव बसी के पहले प्रधान चुने जाते हैं। जनाब सईदुर रहमान खान बहुमुखी प्रतिभा वाली शख्सियत थे। He was first a very good farmer, उन्होंने cooperative farm करा, then he went to in railways, then he has a very illustrious career as a horse trainer and as a amateur rider। तो वो बसी के पहले प्रधान रहे, और वो क्योंकि उनका एक रेलवेज और वो सब हो चुका था, तो उन्होंने अपनी जो प्रधानी थी वो शराफत हुसैन खान साहब को दी। अब शराफत हुसैन खान साहब हिज एक्सेलेंसी आरिफ मोहम्मद खान साहब के नाना होते हैं। तो वो फिर अपनी प्रधानी उन्हें देकर जाते हैं, और अपना करियर फिर वो एज अ हॉर्स ट्रेनर एंड एज अ म्यूचुअल राइडर वो शुरू करते हैं। उसके बाद उनका एक काफ़ी लंबा चौड़ा एक इलस्ट्रियस उसमें वो रहता है कि उन्होंने 4 हिंदुस्तान के सबसे बड़े कप में जीता एज ओनर, द रिपब्लिक डे कप, द प्रेसिडेंट कप, द एयरफोर्स कप, द डिफेंस कप विद SB चवन। और उसके बाद एक अजीब मतलब तारीखी अहमियत की बात यह है कि ही वर्कड अंडर द काइंड पैट्रोनेज ऑफ मेजर जनरल सेल एंदरूस
सेल एंदरूस वही हैं जो ऑपरेशन पोलो में निज़ाम ऑफ द फोर्सेस के हेड थे। यानी कि जब प्रिंसली स्टेट्स का मर्ज हो रहा था तो निज़ाम की जो फोर्स थी उस प्रिंसली स्टेट के, उसके जो हेड थे, हिज नेम वाज मेजर जनरल सेल एंदरूस। और वो मद्रास में उनकी पेट्रोनेज में रहे। ही वॉज द क्लर्क, मेजर जनरल सेल एंदरूस वॉज अ क्लर्क ऑफ द कोर्स एंड ही वॉज अ असिस्टेंट क्लर्क। तो मतलब उनका एक बहुत ही अलग तारीखी वो रहा। और उसके बाद फिर मेरे चाचा, मेरे ताया, ही ज्वाइंड एज अ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर in army in a single regiment and he fought in 65 और I think 71 war। तो इस तरीके से एक तारीखी उनका सफ़र रहा है इस बाराबस्ती के अंदर। इस खानदान की लेगेसी आज तक चली आ रही है। जनाब सईदुर रहमान खान के पोते हैं जनाब मूसा मुनीर खान, जो न सिर्फ लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि एक राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। अपने खानदान और अपने पुरखों के इतिहास को दुनिया भर की किताबों से समेटकर एक जगह इकट्ठा करने का काम इन्होंने किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भी इनके काम की सराहना की गई। मेरठ म्यूजियम और लाल किले के संग्रहालय में इनकी मेहनत और गहन शोध के नतीजे में इस खानदान के नाम के पैनल लगाए गए। मूसा मुनीर खान की ये मेहनत काबिल तारीफ है। कानपुर का जो किला है वो अपनी तारीख को चीख चीख कर बयां करता है कि उसने खुशी के मौके देखे होंगे, गम के मौके देखे होंगे और उन लोगों को देखा होगा जिनके बारे में आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा मशहूर वो है कि नशेमन जल गया, धब्बा सा शाह के गुल पे बाकी है। नशेमन जल गया, धब्बा सा शाह के गुल पे बाकी है, रहेगा दाग दिल बन के आशियाँ पर। तो उसके जो रियून्स हैं कानपुर के, वो अपनी गवाही खुद देते हैं कि उन्होंने तारीख की किन किन लोगों को देखा होगा, खुशी के मौके देखे होंगे, गम के मौके देखे होंगे। इस वीडियो की रिसर्च में मदद करने के लिए स्टूडियो धर्मा मूसा साहब का कृतज्ञ है। ये कहानी थी रियासत खानपुर की। बाराबस्ती की दास्तान जारी रहेगी। आज की हमारी पेशकश में इतना ही। वीडियो में पेश की गई जानकारी के सोर्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।